आज का हमारा वीडियो सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का है। इसमें हमने सभी तरह के क्वेश्चन सम्मिलित करने का प्रयास किया है जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें आपके जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो अच्छे लगते हैं और आप कुछ जीएस की सीरीज चलाइए। तो हमने निर्णय लिया है कि हम हफ्ते में 1 या 2 क्वेश्चन पेपर आपके ऐसे बनाएंगे और एक तो हमारा मेन क्वेश्चन पेपर आता ही है सैटरडे के दिन। इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस करके है, वहां से आप इसे कर लीजिएगा। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं यहाँ पर। तो इसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और आपका जो कंप्यूटर है उसके प्रश्न को हमने सम्मिलित किया है। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इनमें से अगर आप देखो तो तांबा से तो थे ही, क्योंकि तांबा क्या है, इस पृथ्वी पर सबसे पहले खोजी गई धातु है। सैंधव सभ्यता का एक नाम कांस्य युगीन धातु है और कांसा बनता है तांबे और टिन के मिश्रण से, तो इसका मतलब कांस्य युगीन था। तो इन दोनों धातुओं का तो ज्ञान था ही। चांदी का एकाध जगहों से आपके आभूषण मिले हैं, इसलिए चांदी का भी ज्ञान था। लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा लगभग 900 ईसा पूर्व आपके गंगा घाटी के मैदान में खोजा गया था, जबकि सैंधव सभ्यता का आपके 1750 ईसा पूर्व के आसपास समापन हो गया था। ये सभ्यता खत्म हो गई थी। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर होगा लोहा। लोहा आपका जो उत्तर वैदिक काल है उसमें मध्य गंगा की घाटी में खोजा गया। तो आपका इसमें से ये 3 धातुएं पहले से थी और ये नहीं थी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे प्रदान किया था? महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल में ही बौद्ध संघ की स्थापना कर चुके थे। संघ मतलब महात्मा बुद्ध और उनके साथ जो बौद्ध भिक्षुओं का दल रहता था, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम करता था, उस समूह को बौद्ध संघ कहा जाता था, जो बौद्ध विहारों में निवास करते थे। तो महात्मा बुद्ध ने अपने मृत्यु से पहले ही अपने जो परम शिष्य आनंद, उन्हें अपना बौद्ध संघ का नेतृत्व दे दिया था। महाकश्यप तो बाद में हुए। महाकश्यप के काल में आपका बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। उपाली तो आपको पता है आपके, ये भी आपके बाद में हुए थे। और जो आलार कलाम है ये महात्मा बुद्ध के गुरु थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ये अलग अलग व्यक्तित्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि दान देने का प्रचलन किन शासकों ने आरंभ किया था? प्रचलन आरंभ किन ने किया? आरंभ किया था सातवाहन नरेशों ने। भारत में सबसे पहले इतिहास में भूमि दान मतलब जो ब्राह्मणों और धार्मिक कार्यों को भूमि दान दी जाती थी वो आपका यहीं से देनी शुरू हुई। बाद में गुप्तों के काल में इसका प्रचलन इतना बढ़ गया था कि भूमि के स्वामी बड़े बड़े सामंत हो गए थे और भारत में सामंतवाद का जन्म इसी के फलस्वरूप हुआ। लेकिन इन्होंने ही करा। मौर्यों के काल में भूमि दान देने का कोई उल्लेख नहीं है, शुंगों के काल में नहीं है, गुप्तों के काल में बहुतायत से आपका भूमि दान दिए गए हैं, लेकिन शुरू गुप्तों से पहले इसे सातवाहनों ने कर दिया था। सातवाहनों ने जो मोस्टली भूमि दान दी है वो आपका बौद्ध भिक्षु को दी है। तो इसमें सही आंसर होगा सातवाहन। गुप्तकालीन मतलब ये भूमिदान ही बाद में आपका सामंतवाद के उदय का कारण बना। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी भूमियां हो गई थी वो बड़े बड़े जमींदार हो गए थे और आपका जिसे हम बाद में सामंत बोलते हैं, स्थानीय जो छत्रप या शक्तियां उत्पन्न हुई वो इन्हीं से हुई। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी। गुप्त काल में जो सोने की मुद्राएं प्रचलित की गई थी उन्हें दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस गायन शैली का जन्मदाता था? अमीर खुसरो आपका तोताए हिंद कहलाता है और आपका शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। सूफी परंपरा से था। बहुत तरह का साहित्य लिखा है, बहुत तरह का आपका उर्दू, जो आपका उर्दू भाषा है उसे आपका एक उत्कृष्ट बनाने का श्रेय इसको दिया जाता है। इसने आपका जो तबला है, सितार है, वो वाद्य यंत्र बनाए और गायन शैली में तो ये श्रेष्ठ ही था। और जो कव्वाली है वो आपका आमिर खुसरो ने ही आपके इजाद की थी। कव्वाली, जिसके संग्रह को दीवान भी कहा जाता है, ये आपके सूफी गायन परंपरा का एक महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि ये आपका जो सूफी लोग थे वो ईश्वर की आराधना का माध्यम संगीत को मानते थे। तो
अमीर खुसरो तो महान जो सूफी संतु हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया, मतलब जो चिश्तिया सूफी संप्रदाय हुआ है उसमें सबसे श्रेष्ठ आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद माने जाते हैं वो आपके निजामुद्दीन औलिया माने जाते हैं। उनके सबसे परम शिष्य थे अमीर खुसरो। कहा जाता है कि मृत्यु का समाचार मिला अपने गुरु का तो दूसरे दिन ही अमीर खुसरो ने भी प्राण त्याग दिए थे। इतना सघन संबंध था अपने गुरु के साथ। तो कव्वाली गायन शैली इन्होंने इजाद करी। इल्बर्ट बिल विवाद घटना किस वायसरॉय के काल में हुई थी? इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद ये था कि इल्बर्ट नामक जो आपके व्यक्ति थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने एक अधिनियम पारित करवाया इंग्लैंड की संसद में कि भारत में जो आपके अधीनस्थ न्यायालयों में जज हैं वो अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज भी हो सकते हैं। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालयों में अंग्रेजों के मामलों की सुनवाई नहीं होती थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंग्रेजों के मामलों की भी सुनवाई होनी शुरू हो गई। क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को अपना गुलाम मानते थे, उनका यह मानना था कि कोई भारतीय उनका डिसीजन नहीं दे सकता। जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारतीय जजों की नियुक्ति हुई तो ऑटोमेटिक अंग्रेजों के निर्णय लेने के अधिकार भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास थे, तो उस जज के पास आ गए। तो अंग्रेजों को बड़ा नागवार गुजरा ये और उन्होंने श्वेत विद्रोह कर दिया और उसके कारण आपका जो लॉर्ड रिपन है उन्हें भारत से वापस भी जाना पड़ा। ये एल्बर्ट बिल विवाद इसके कार्यकाल की समाप्ति का कारण भी बना। अगला, अंग्रेजों द्वारा रेयतवाड़ी बंदोबस्त सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? रेयतवाड़ी, जिसमें रेयत यानी कि जनता से सीधे आपका कर वसूली की जाती थी, इसमें कोई आपका बिचौलिया नहीं होता था बल्कि सरकार के कर्मचारी ही जाकर के वसूली करते थे। तो उसको आपका रेयतवाड़ी जो प्रथा थी वो आपके भारत में सबसे पहले मद्रास में शुरू करी गई थी। 12 महल में मद्रास और बंबई दोनों प्रांतों में आपका रेयतवाड़ी ही चली अंग्रेजों की, क्योंकि संयुक्त प्रांत में आपका महालवाड़ी था, पंजाब संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में, बाकी बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनमें आपका स्थायी बंदोबस्त था। उनकी 3 अलग अलग आपकी भू राजस्व प्रणालियां भारत में चली। तो उनमें से जो रेयतवाड़ी थी वो 2 उनके जो स्टेट थे, मद्रास और बंबई। मद्रास का मतलब आधुनिक जो आपका पूरा तमिलनाडु राज्य है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, उस संपूर्ण क्षेत्र को मद्रास कहा जाता था, जिसमें हैदराबाद रियासत सम्मिलित नहीं थी। बंबई का मतलब आधुनिक महाराष्ट्र और गुजरात होता था। तो ये कोई शहर के नाम नहीं है बल्कि उस समय के प्रांत हुआ करते थे। अंग्रेजों के 11 प्रांतों में से ये भी 2 प्रांत थे। किस मराठा पेशवा की उपाधि नाना साहब थी? मराठा पेशवा जो बालाजी बाजीराव हुए, इनकी उपाधि नाना साहेब थी। नाना साहब बालाजी बाजीराव को कहा जाता था मराठा पेशवाओं में। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजातीय लोगों को सबसे पहले आदिवासी शब्द आपके ठक्कर बाप्पा ने किया था। ठक्कर बप्पा ने किया था। ये जनजातीय लोगों के उद्धार के लिए आजीवन संघर्षरत भी रहे, उनके लिए बहुत अधिक काम किए हैं इन्होंने। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? मुक्ति दिवस एक्चुअल में 1900 जो आपके 37 के प्रांतीय चुनाव हुए थे उसमें कई जगहों पर आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाई। मुस्लिम लीग कुछ जगहों पर आपकी जीती थी लेकिन वो सरकार बनाने में चूक गई। तो भारत में जो प्रांतीय मंत्रिमंडल है वो लगभग उस पर कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आपकी पहुंच हो गई थी। तो इस वजह से मुस्लिम लीग को इसका कहीं ना कहीं चिढ़ थी कि शासन में उनकी भागीदारी नहीं है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समय जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारतीयों से पूछे बगैर ही जब अंग्रेजों ने भारतीयों को भी इस युद्ध में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी तो भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों के इस निर्णय की खिलाफत करने के लिए उन्होंने मंत्रिमंडल से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। तो जैसे ही मंत्रिमंडल से सामूहिक इस्तीफा दिया तो वो भंग हो गई। तो इस अवसर पर जो मुस्लिम लीग थी उसने मुक्ति दिवस मनाया कि मतलब हम भी मुक्त हो गए। ये आपका 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था जब आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल से जो प्रांतों में गठित सरकारें थी उनसे इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का है, सिजगी क्या है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का एक सीधी रेखा में आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का समकोण पर स्थित होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिजगी उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सीधी रेखा में स्थित हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं
तो इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। ये आपके बृहद ज्वार के लिए बहुत अच्छी कंडीशन स्थापित करता है, क्योंकि एक पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक ही दिशा में खींचती है, जिससे बृहद ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो इस खगोलीय घटना जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ एक सीधी रेखा में होते हैं तो उसे सिजगी कहा जाता है। पृथ्वी के ठीक नीचे का स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है, भूकंप का जन्म, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी सतह से, ये पृथ्वी सतह है, मान लो 50 किलोमीटर नीचे यहां पर भूकंप की उत्पत्ति हुई, यहां पर कोई प्लेट टूटी और उससे हलचल मची, तो वो तरंगें क्या करेंगी, इधर उधर फैलेंगी। तो पृथ्वी में जहां पर आपका भूकंप का केंद्र होता है अंदर, उसे आपका फोकस कहा जाता है, और जो आपका जहां पर पृथ्वी के धरातल के ऊपर इसको पहली बार महसूस किया जाता है उसे एपीसेंटर कहा जाता है। तो ये आपका फोकस कहलाएगा, ये एपीसेंटर कहलाएगा। तो इसका सही आंसर फोकस है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण ऊर्जा का वह प्रतिशत जो किसी पृष्ठ से परावर्तित होता है क्या कहलाता है? विकिरण ऊर्जा मतलब जैसे आपका ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी को मिलता है विकिरण के रूप में मिलता है, ये विकिरण। तो ऐसा नहीं है कि जितनी विकिरण पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होती है वो सब पृथ्वी आपका ग्रहण कर लेती है, ऐसा नहीं है। सूर्य से प्राप्त विकिरण का एक हिस्सा पृथ्वी ग्रहण करती है, शेष हिस्सा परावर्तित कर देती है। इसे सामान्य भाषा में बोलते हैं ऊष्मा बजट। और जो परावर्तित विकिरण होती है उसे बोलते हैं एल्बिडो। एल्बिडो, और एल्बिडो का एक सामान्य स्थिति में बने रहना बहुत जरूरी है। अगर एल्बिडो सामान्य से ज्यादा हो जाए तो वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा परावर्तित होगा और इसको रोकने के लिए यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड जैसी परत बन जाएगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, तो ये परावर्तित विकिरण क्या होगी, इससे पार नहीं जाएगी और वायुमंडल में ही ये गर्मी पैदा करना शुरू कर देगी। तो ग्लोबल वार्मिंग उसके बाद की स्थिति है। एल्बिडो किसी आपके जो आपका पिंड है उससे परावर्तित विकिरण को एल्बिडो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली के प्रसिद्ध होने का कारण है। साइलेंट वैली या आपका शांत घाटी केरला में, जो हमारा भारत का दक्षिणी राज्य है केरला, केरला में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं नीलगिरी, इसके नीचे आपका इस ओर पश्चिमी तट की ओर आपका एक घाटी है, इसे आपका शांत घाटी कहा जाता है। ये भारत का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला केंद्र है, इसी वजह से साइलेंट वैली प्रसिद्ध है, क्योंकि ये क्षेत्र भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उससे अच्छी खासी वर्षा प्राप्त कर लेता है। उष्ण कटिबंध में है, तो उष्ण कटिबंध और नमी यानी कि आर्द्र जलवायु और आर्द्र और उष्ण जलवायु है, तो यहाँ पर पौधों की पनपने, वनस्पतियों के पनपने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इस वजह से साइलेंट वैली में सबसे ज्यादा आपका जैव विविधता पाई जाती है। ये भारत का एक प्रमुख हॉट स्पॉट केंद्र भी है। अगला, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है। ए चीन में, बी जापान में, सी भारत में और डी इंडोनेशिया। पहले तो सघन समझ लीजिए। सघन खेती का मतलब इससे बिल्कुल नहीं होता है कि खेत में दो आपके पौधों को नजदीक नजदीक लगाना, क्योंकि सघन शब्द एक्चुअल में आपके घने क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है। सघन का मतलब इससे नहीं होता है। सघन का मतलब एक वर्ष के अंतर्गत अधिक से अधिक आपके फसलें लेने से। जैसे हमारे यहाँ मान लो यहाँ पर रबी और खरीफ दो ही फसलें होती हैं 12 महीने में। अगर हम मान लो इन 12 महीनों में 4-4 समय अंतराल में 3 फसल लें तो हमारी उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लगभग 33% उत्पादन क्षमता बढ़ गई अपने आप। 4 ले लें 3-3 महीने तो सीधी सी बात है कि हमारी जो उत्पादन क्षमता है वो 100% बढ़ जाएगी। 2 फसलें लेते हैं उसकी जगह 4 लेने लग गए तो कुल मिलाकर के हमारी जो फसल पैदा करने की कैपेसिटी है वो दुगनी हो जाएगी। तो इस तरीके से एक फसल चक्र में एक वर्ष में जितने अधिक फसल चक्र होंगे कृषि उतनी सघन कहलाएगी। जैसे पहाड़ों की अपेक्षा तराई में ज्यादा सघन कृषि होती है। पहाड़ों में रबी और खरीफ है, बल्कि प्लेन में आपका क्या हो जाता है, रबी और खरीफ के बीच एक और फसल ले ली जाती है, जायद। तो उनका एडवांटेज है वो, तो वहां ज्यादा सघन है। अब जापान क्या है, पॉली हाउस कृषि करता है, तो वहां आपका कृत्रिम टेम्परेचर उत्पन्न करके फसलों को बहुत जल्दी आपका उगाया जाता है और बहुत जल्दी उन्हें बड़ा करके उनसे फसल ले ली जाती है। तो वहां पर एक साल में 4-4 कृषियां भी ले ली जाती है, तो वो आपका सघन कृषि कहलाती है। सघन का ये कतई मतलब नहीं है कि नजदीक नजदीक पौधे। सघन का मतलब है एक वर्ष के अधीन जितने अधिक फसल चक्र होंगे उसे हम
सघन कृषि कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जापान। वैसे तो यूरोप में सभी जगह प्रचलित है, परंतु जो जापान है एशिया का देश, वहां भी इसकी ठीक ठाक आपकी मात्रा में सघन कृषि की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा जल पौधों के उपयोग में आता है? मृदा जल, मिट्टी में जो जल होता है वो कई प्रकार से संचित होता है। मिट्टी के कणों के आसपास रहता है, मिट्टी के अंदर कणों में आपका क्रिस्टलीय रूप में रहता है, जमा रूप में, या मिट्टी के कणों के अंदर जो आपके छोटी छोटी केस नलियां होती हैं उनके अंदर भरा रहता है। तो जो केस नली वाला जल होता है जिसे हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं, केसीय जल, केसिकीय, ये केसिकीय जल होना चाहिए, केसिकीय जल मतलब जो कैपिलरी वाटर होता है उसका ही पौधे उपयोग कर पाते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जब आपके जड़ पहुंचती है तो जड़ आपका इसी पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और इस पानी में मिट्टी के अंदर के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो घुली हुई अवस्था में रहते हैं। तो इसीलिए हमेशा पौधे वहीं से आपके पानी को उठाते हैं जो आपका कैपिलरी वाटर या केसिकीय जल कहलाता है। तो ये आपका सही आंसर है। पेंसिल बनाने के लिए सामान्यतः किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? पेंसिल में अधिकतर भाग आपको पता है लकड़ी का होता है, अंदर एक आपका पतली सी जो स्लाइड होती है वो केवल आपके इसकी होती है ग्रेफाइट की, बाकी सारा तो आपका क्या होता है लकड़ी। तो उसमें जो सिडार है मतलब देवदार की तरह की लकड़ी है, उस हल्की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि उसे आसानी से छिल करके उसके अंदर के जो लेड है या जिसे हम आपका ग्रेफाइट बोलते हैं उसको आसानी से लिया जा सके, मतलब वो घिस भी जाए तो दोबारा लकड़ी आसानी से छिल जाए। अगर हम कठोर लकड़ी का बना देंगे तो छिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और एक बार टूटने के बाद उसे दोबारा बना पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए हल्की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसमें सिडार सबसे महत्वपूर्ण है। अगला, कौन सा एक नर्मदा बेसिन का भाग नहीं है? नदी बेसिन का मतलब ये होता है जहां मान लो ये नदी, ये कोई स्टेट है, ये कोई स्टेट है, ये स्टेट है, ये 4 स्टेट है, यहां से नदी बह रही है तो ये तो नदी के प्रवाह क्षेत्र है। नदी बेसिन का मतलब यहां इस राज्य से नदी बह तो नहीं रही है लेकिन कोई सहायक नदी इस राज्य का पानी इस नदी में ले आएगा तो ये राज्य भी इसका बेसिन कहलाएगा। बेसिन का मतलब होता है जो बहता हुआ जल है वो किस क्षेत्र, जैसे गंगा में राजस्थान का पानी भी आ जाता है चंबल के थ्रू तो गंगा बेसिन में हो गया, हरियाणा का पानी यमुना के थ्रू आ जाता है तो हरियाणा गंगा बेसिन में हो गया, मध्य प्रदेश का पानी केन, बेतवा, सिंध, चंबल और आपके सोन नदी ले आती है तो वो मध्य प्रदेश भी हो गया उसके बेसिन में। झारखंड से दामोदर नदी ले आती है तो झारखंड भी बेसिन में हो गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी नदी में अगर कोई सहायक नदी उस क्षेत्र का चलता हुआ जल नदी तक पहुंचा देता है तो वो क्षेत्र उस नदी की द्रोणी या बेसिन कहलाती है। तो जो नर्मदा नदी बेसिन है गुजरात में तो है ही, गुजरात में तो बहती है, यहाँ गिरती है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र की बहुत सारी नदियां आपके इसमें मिल जाती हैं, लेकिन राजस्थान की कोई नदी इसमें नहीं आती है, बेसिन में नहीं है राजस्थान। इसमें जो परियोजना चल रही है सरदार सरोवर परियोजना, उसमें ये 4 के 4 हिस्सेदार है, परंतु आपका बेसिन में नर्मदा के राजस्थान नहीं है, क्योंकि राजस्थान में जो जल है, ऊपर का जो जल है वो साबरमती नदी, पश्चिम का जल जो है वो लूनी नदी में चला जाता है और जो आपका पूर्व का जल है वो बनास के द्वारा चंबल में आ जाता है। नीचे एक नदी इस तरीके से राजस्थान में बहती है जिसे हम माही नदी बोलते हैं, वो यहाँ का जल सारा ले लेती है। इस तरीके से जो आपका नर्मदा नदी है उसमें आपका अरावली जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो जल विभाजक की भूमिका निभाती है। इसके नीचे का जल तो आता है, इसके ऊपर का जल सारा आपका अन्य नदियों से खंभात की खाड़ी में गिर जाता है। तो नर्मदा नदी में राजस्थान बेसिन में नहीं है। अगला, अरावली पर्वतमाला की अनुमानित आयु है 370 मिलियन वर्ष, यानी कि 37 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वतमाला है। यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है और 37 करोड़, मिलियन का मतलब 10 लाख, करोड़ अगर जीरो हटा देंगे तो 37 करोड़ वर्ष पुरानी पर्वतमाला है। ये भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से अवशिष्ट पर्वतमाला है। भारत में इसका जो समय है वो इसका विदीर्ण होने का है, इसका बहुत तेजी से क्षरण हो रहा है, इसलिए आपने देखा होगा कि अरावली में जगह जगह गैप बन गए हैं। अगला, भारत में यूरेनियम सर्वाधिक कहां से, यूरेनियम के भंडार कहां है? भारत में यूरेनियम के जो प्रमाणित भंडार हैं अभी तक के वो आपके झारखंड में सबसे ज्यादा है, जादूगोड़ा है, यहाँ पर आपका
यूरेनियम के उपलब्ध होने के सबसे ज्यादा प्रबल आपके साक्ष्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगस्त 1952 में। एनडीसी योजना आयोग, जिन योजनाओं को आरंभ में, अब तो नीति आयोग हो गया है, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग भारत में जो पंचवर्षीय योजना है उनका खाका तैयार करती है, और योजना आयोग के जो आपके द्वारा जो अनुमोदित की गई योजना है उसे अंतिम रूप से जो आपका अनुमोदित किया जाता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य होते हैं, जबकि जो आपका योजना आयोग होता है वो केंद्र फोकस्ड होता है, उसमें संघवाद कम दिखाई देता है। ये संघवाद की अवधारणा है ताकि इसमें राज्यों की भी राय ली जा सके। तो जो योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बना रहा था उनको अंतिम रूप से अनुमोदित करने के लिए इस आपके संगठन की स्थापना की गई थी। अगला, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो, रिजर्व बैंक का ही एक सहयोगी संगठन आपका राष्ट्रीय आवास बैंक, देश में जो आपके आवासीय समस्या है उनको दूर करने के लिए 1988 में आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराने वाला बैंक है राष्ट्रीय आवास बैंक। 1988 जैसे नाबार्ड स्थापित हुआ कृषि क्षेत्र के विकास के लिए, वैसे ही भारत में आपके हाउसिंग जो आपके डेवलपमेंट है उसके लिए आपका राष्ट्रीय विकास बैंक डेवलप हुआ 1958। कौन सा एक कर केंद्र सरकार का कर नहीं? आयकर, इनकम टैक्स भारत सरकार लेती है, सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी जिसे बोलते हैं वो भी भारत सरकार लेती है, और निगम कर ये कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनियों पर डायरेक्ट टैक्स लगाया जाता है कंपनियों के मुनाफे पर, वो भी केंद्र। भू राजस्व, भूमि से संबंधित जो भी आपके राजस्व होते हैं वो राज्य सरकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर भू राजस्व होगा। गैट का अस्तित्व किस वर्ष समाप्त हुआ? गैट जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जब तक विश्व व्यापार संगठन का गठन नहीं हुआ था तो 1948 से 1995 तक, 1948 से 1995 तक वैश्विक व्यापार इसी एग्रीमेंट या जो टैरिफ है इसके तहत संचालित होता था। 1995 जनवरी 1995 में आपका 1995 में, क्योंकि आपका वर्ल्ड जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने काम करना शुरू कर दिया था, तो दिसंबर 1994 में गैट का अस्तित्व समाप्त हो गया। भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है मूल संरचना। मूल संरचना क्या है संविधान की? मूल ढांचा जिसे बोला जाता है कि कैसा है भारत का, तो भारत का संविधान न्यायिक व्यवस्था, ये न्यायिक व्याख्याएं, न्यायिक व्याख्याएं जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, भारत के संविधान की मूल अवधारणा क्या है। जैसे लोकतंत्र, ये मूल अवधारणा है, इसे सरकार बदल नहीं सकती कि किसी दिन राजतंत्र कर दिया। धर्मनिरपेक्ष, ये नहीं कि किसी दिन सरकार ये कर दे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित, वो नहीं कर सकती क्योंकि मूल ढांचे में नहीं है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो नहीं सकता है भारत संविधान के अनुसार, क्योंकि मूल ढांचे में नहीं है। जैसे गणतंत्र है, भारत का राष्ट्रपति आपका क्या भारत के गणतंत्र का अध्यक्ष होगा, ये आपका बना रहेगा। यहाँ कोई मतलब राजतंत्र नहीं चलेगा कि कोई राजा आकर के भारत के राष्ट्रपति की जगह इंग्लैंड की तरह चलाए। ये मूल ढांचे हैं। मूल ढांचे का मतलब जिनका बना रहना जरूरी है, उसके लिए सब कुछ है। तो जो मूल ढांचा है, जैसे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है, तो उसमें जो आपका न्यायिक व्याख्या की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वही आपके मूल ढांचे के आधार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसका है? भारत संघ में किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद का होगा, क्योंकि आपके किसी राज्य को अगर भारत संघ में विलय करना है या उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, जैसे लेह को बनाया, तो वो संसद ही बना सकती है, क्योंकि संसद में प्रस्ताव पारित करके ही उसे मिलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान के भाग 1 में संशोधन होंगे, हालांकि वो संविधान संशोधन माना नहीं जाता है 368 के अधीन, लेकिन है तो वो मूल रूप से संविधान संशोधन ही। उसकी शक्ति केवल एक ही के पास है, संसद के पास। घोषणा चाहे कोई करे, लेकिन मूल रूप से करेगा संसद ही उसी काम को। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय संविधान की समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची मतलब जिस विषय पर केंद्र को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी। तो लोक स्वास्थ्य और
सॉरी, परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण, ये आपके दोनों को दिया गया है। ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। इस पे केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार, क्योंकि भारत में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों में किया गया है। संघ सूची जिसमें केवल संसद कानून बना सकती है, राज्य सूची जिसमें राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है, समवर्ती सूची जिसमें दोनों बना सकते हैं। तो ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, दोनों सदनों के अनुमोदन किए जाने से राष्ट्रपति आपातकाल कब तक प्रभाव में रह सकता है? सदनों के अनुमोदन के बाद। देखो, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 1 महीने के अंदर आपका संसद का अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है। लिखित मंजूरी के बिना राष्ट्रपति घोषणा नहीं कर सकता है मंत्रिमंडल की। मंत्रिमंडल से लिखित अनुमति लेगा, फिर उसके बाद घोषित करेगा। 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर उसे संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमोदित हो गया तो अगले 6 माह तक आपातकाल प्रभावी रहेगा। उससे पहले घोषणा को समाप्त करा जा सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह। मान लो 6 माह से ज्यादा हो आपातकाल की आवश्यकता हो गई है तो दोबारा आपातकाल को अनुमोदित करना होगा, फिर अगले 6 माह चलेगा। इस तरीके एक बार में अधिकतम 6 माह ही आपातकाल प्रभावी रह सकता है। कब? दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के अनुमोदन के बाद से। मृत्यु के दंडादेश के मामले में क्षमादान की शक्ति केवल किसको है? राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है और राज्यपाल को प्राप्त है या सर्वोच्च न्यायालय को। देखो, मृत्यु दंड समाधान जिसे आपका जो याचिका आपके इसके लिए क्षमा की याचिका जो राष्ट्रपति के पास जाती है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से होकर के जाती है, कानून मंत्रालय से, वो केवल राष्ट्रपति के पास होती है। वैसे तो क्षमादान राज्यपाल के पास भी है, लेकिन मृत्यु दंड के मामले में नहीं। मृत्यु दंड के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं है। यानी कि वो अपने जो शक्तियां हैं, कार्यपालिका के जो विषय हैं, उनके अधीन रहते हुए उन विषयों पर तो क्षमा कर दान दे सकता है, परंतु मृत्यु दंड के मामले में उसे शक्ति नहीं है। मृत्यु दंड के मामले में अनुच्छेद 72 के तहत केवल भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। किसी संसदीय समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता। लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां ऐसी हैं जिनका सदस्य कोई मिनिस्टर नहीं हो सकता। लोकसभा और राज्यसभा के जो साधारण एमपी हैं वो तो होंगे, लेकिन मिनिस्टर नहीं होगा। तीनों के ही नहीं हो सकते, तो उपरोक्त में से सभी सही है। वह मुख्य न्यायाधीश जो कार्यकारी राष्ट्रपति भी रहा, कार्यकारी राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति नहीं थे तो एम हिदायतुल्लाह के पास ही आपका, क्योंकि भारत में पदक्रम के अनुसार राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उस कार्य को संभालेगा, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो भारत का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम भी नहीं है तो उससे नीचे वाला, ये क्रम बना रखा है। तो आपके भारत में एम हिदायतुल्लाह इनमें से वह मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति का भी पद संभाला था। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, जैसे केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति आपका राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है? ग्राम पंचायतों के गठन की बात आपके नीति निदेशक तत्व में है, भाग 4 में, अनुच्छेद 40 में राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ऐसा कहा है। तो भाग 4 होगा नीति निदेशक तत्व में। पंचायती राज का चुनाव संपन्न कराता है भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का मुख्यमंत्री या जिला निर्वाचन आयोग। देखो, भारत का निर्वाचन आयोग जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है वो संसद के दोनों सदनों के चुनाव, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव, उसके अलावा राज्यों के विधानमंडल, जहां विधानसभा है विधानसभा, जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद भी, यानी कि राज्य की विधानसभा और विधान परिषद भी केंद्रीय निर्वाचन मंडल, और राज्यों के अंतर्गत जो स्थानीय निकायों के चुनाव हैं उसके लिए राज्यों में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज और जो नगरीय निकाय है उनके चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। राज्य के एमएलए जो होते हैं या एमएलसी होते हैं जिन राज्यों में, वो आपके राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता, वो भारत का निर्वाचन आयोग ही कराएगा। अगला, किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा वायु में, जल में, हीलियम में या निर्वात में। हीलियम भी आपका गैस ही है, वायु है एक, ठीक है। जहां निर्वात होगा, क्योंकि निर्वात में उत्प्लवन बल काम नहीं करेगा, कोई विरुद्ध बल काम नहीं करेगा, तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ज्यादा होगी, तो इसका मतलब निर्वात में सबसे ज्यादा भार होगा। कौन सी कंप्यूटर भाषा वाणिज्यिक कार्यों के लिए बनाई गई है? वाणिज्यिक कार्यों के लिए कौन बनाई गई है?
कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल। ये आपका केवल वाणिज्यिक कार्यों के लिए बनाई गई एक कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। अगला, किसी कंपनी द्वारा सर्वप्रथम कंप्यूटर बेचने के लिए बनाया। बेचने के लिए, वैसे तो कंप्यूटर आपको पता है IBM कंपनी ने बनाया था पहला आपका जो PC बनाया था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में, लेकिन बेचने के लिए रैंड कॉर्पोरेशन ने पहला आपका कंप्यूटर उतारा था। सुपर कंप्यूटर और सामान्य कंप्यूटर किस विषय में भिन्न है? कीमत में, परिकलन क्षमता और बृहद स्मृति भंडार में, बहुआयामी उपयोग में, या वातानुकूलन के समय? है तो इनमें सब में डिफरेंस, लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो है परिकलन क्षमता का, यानी कि प्रोसेसिंग का। क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या करता है, जैसे हमारा कंप्यूटर है उसका एक प्रोसेसर है, मान लो हमने 100 चीजें दी हैं तो एक एक करके 100 चीजें एक एक करके देगा, तो मान लो एक करने में 1 सेकंड लग रहा है तो 100 चीज करने में 100 सेकंड लगेगा साधारण कंप्यूटर में। अब सुपर कंप्यूटर है, उसमें कई माइक्रो प्रोसेसर है, आपने यहां से 100 चीजें दी, उसने उसे 100 टुकड़ों में बांट दिया और 1 सेकंड के अंदर आपको 100 परिणाम मिल गए। तो इसका मतलब यह है कि सुपर कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता होती है वो साधारण कंप्यूटर से कई ज्यादा होती है, और क्योंकि आपका कार्य करने के लिए बहुत तेज और ज्यादा आंकड़े आपके कार्य करते प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, तो स्मृति भंडार भी ज्यादा चाहिए होता है। तो इसका बी सही आंसर होगा। सर्वप्रथम औद्योगिक रोबोट का निर्माण किसने किया था? निर्माण कब हुआ था औद्योगिक रोबोट का निर्माण? यानी कि सबसे पहले जो रोबोट बनाया था, इंसानी मतलब जो यंत्र है, वो आपका 1960 में अमेरिका ने बनाया था, अमेरिका में बना था। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? शहद में जो मिठास का कारण होता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज। जो आपका शहद होता है, शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज, जिसकी मिठास का कारण ये होता है। ये 40 क्वेश्चन है, आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और इसे करने से पहले आप PDF देख लें। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो आप इसका सुझाव जरूर दें और कमेंट्स करें हमें, उसके बाद हम इसमें आगे काम करेंगे और इससे भी अच्छे क्वेश्चनों को हम लाने का प्रयास करेंगे जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में आ रहे हैं। आप अधिक से अधिक इस पे हमें कमेंट करें ताकि हम इसको आगे आपका जारी रख सकें, या फिर हमें पता चले कि छात्रों के लिए उपयोगी है या नहीं है। धन्यवाद।